4 जून को लोकसभा के नतीजों ने सभी को चौंका दिया हो ना हो, क्योंकि एग्जिट पोल ने एनडीए को बड़ी बहुमात्रा में से जिता दिया था। वहीं 4 जून को हुए नतीजों ने एक बार फिर सभी को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। सरकार बना पाएगी या ना बना पाएगी। नरेंद्र मोदी ने 292 का आंकड़ा पार किया और जो आज 303 यानी कि 303 पर पहुंच गया है, और वहीं कांग्रेस ने 99 सीट पर और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर संतोष व्यक्त किया है। और आज शाम को यानी कि 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को और हल्का नरवाना वासियों को आदरणीय बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी की बम्पर जीत पर बधाई भी देता हूं और बहन जी को शुभकामनाएं भी देता हूं। तो सर, आज नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है और वो तीसरे कार्यकाल के लिए आज प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बैसाखियाँ हैं, एक तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि सारी सरकार है, लोगों की आशंका है और जहाँ तक मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की आशंका है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में मैंडेट लेके आए थे तो उन्होंने कहा था मैं तो इस देश का चौकीदार हूँ, लेकिन धीरे धीरे 10 सालों में वो चौकीदार से एक तानाशाह बन बैठे और ये कहने लगे कि जब तक मैं जीऊँगा मैं इस देश का राष्ट्राध्यक्ष रहूँगा, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये एक बहुत बड़ी जनता जनार्दन की जीत इसको मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए भारत में लोकतंत्रीय प्रणाली है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर है। और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेताओं को 75 का ये दे के कि 75 संविधान में है, 75 के बाद आपको राजनीति नहीं कर सकते, दरकिनार कर दिया था। माननीय आडवाणी जी, डॉक्टर मनोहर लाल जोशी जी, जसवंत सिंह जी, ऐसे कई लोग नेता थे जिन्होंने भाजपा को खींच के आगे बढ़ाया था, उनको दरकिनार साइड में डाल दिया। और आज जब बात आई कि 75 तो आप भी पार करने वाले हैं, तो कह रहे हैं भाजपा में ये रूल है ही नहीं कहीं भी। तो इस प्रकार से भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया और ये नारा देना स्टार्ट करवा दिया कि मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार तीसरी बार। इस तरह से मतलब व्यक्ति विशेष पार्टी को पीछे छोड़ के व्यक्ति विशेष पे ले आई है इस चीज़ को चला के। तो बधाई देते हैं कि तीसरी सरकार बन रही है तीसरी बार। भाजपा का तो मेरे ख्याल इसमें ज़्यादा सा रोल नहीं है, मोदी जी बना रहे हैं साठ-गांठ करके, चाहे वो बहंगियाँ लेके बना रहे हैं। तो पीछे का इतिहास भी गवाह है। जेडीयू के पीछे तो अपने जो इनके तंत्र है, सीबीआई वगैरह सब लगा के पीछे जेल में भी डलवाने का प्रयास किया था मोदी जी ने इनको, नायडू साहब को। और नीतीश कुमार जी के बारे में तो बच्चा इस देश का वाकिफ़ है कि सुबह कहीं हों, शाम को कहीं हों। तो कुछ ज़्यादा सा स्थायित्व की अगर बात करें तो सरकार में मुझे स्थायित्व कहीं नज़र नहीं आता। और हमारे जो आदरणीय इस देश के युवा नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे देश को पैदल चल के मापने का काम किया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वो हैं जन नेता हैं और जन सेवक हैं, जन जन के दुखों को समझते हैं और पूरे देश का भ्रमण भी किया जन चेतना के लिए कहें या फिर जनता के दुखों को समझने के लिए। कभी ट्रक ड्राइवर के पास, कभी खेतों में, खलिहानों में किसानों के पास, कभी आंदोलनकारी जो हमारे कर्मचारी साथी थे उनसे मिले। मतलब हर भारतीय का दुख दर्द जानने की कोशिश माननीय राहुल गांधी जी ने की है। लोकसभा के नतीजों से आने से पहले भारत के प्रधानमंत्री ने भाजपा का देश का 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया था, लेकिन उस एजेंडे पर अब जो है ना तो जनता दल यूनाइटेड सहमति जता रही है और ना ही
तेलुगु देशम पार्टी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? खासतौर पर अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं और एक देश एक ड्रेस पर जो आपत्ति है उसके बारे में। अग्निवीर जैसी योजनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे युवाओं का भविष्य जो है उसको ख़त्म करने की योजना थी और इसको वापस करना देश हित में है। और मैं बधाई भी देता हूं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और अपने चंद्रबाबू नायडू को कि उन्होंने दबाव बनाया तानाशाह पर कि ऐसी जो जन विरोधी जो आप लेके आए हो नीतियां उनको वापस लीजिए। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। उन्होंने इस योजना को कहीं ना कहीं पीछे हटवाने का या बंद करवाने का जो ऐलान किया था वो उसको पूरा कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं नई सरकार पर। प्रधानमंत्री को सर बोला है उन्होंने कि ऐसी योजनाएं नहीं लेके आनी है, उनको हटाएं। तो एक तरफ बात आ रही थी कि नीतीश कुमार को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाने की ऑफर आ रही थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जो मोदी जी कह रहे थे 400 पार 400 पार कह रहे थे, साउथ में ही जनता ने पूरा कर दिया, नॉर्थ में अब तो कंप्लीट ही हो गया। उसको राहुल जी के प्रयासों से और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मैं तो बधाई देता हूं कि जो ये झूठ का रथ लेकर चले थे उसको वहीं रोकने का काम किया इंडिया गठबंधन ने। इसके लिए सभी नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे उसको रोक के और देश को दिशा और दशा दी। इसके लिए सभी मतदाताओं ने भी इंडिया गठबंधन की जो नीतियां थी, जो वायदे थे, उन पर विश्वास जताया। सभी मतदाताओं का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने झूठ और लूट की जो राजनीति, बरगलाने की जो राजनीति थी, उसको समझा और समझ के वोट दिया। मैं आपको एक आंकड़े और देना चाहूँगा, लगभग 27 से 28 सीटें वो हैं अभी भी जो जीते हैं मोदी भाजपा या एनडीए के साथी, जो 100 से 200 वोटों का अंतर से जीते हैं। मतलब सीधा सीधा है वो, या तो डिक्लेयर कराई गई है या थोड़ा बहुत उसमें वो रहा होगा। और टोटल 68 से 70 सीटें हैं जिनमें 2000 से 2200 का फ़र्क है। तो अगर थोड़े से और लोग जोर लगा देते, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव भारतीय जनता का और मोदी और भाजपा की झूठ लूट की नीतियों के खिलाफ एक इंडिया के रूप में, गठबंधन के रूप में लड़ाई लड़ी। कैंडिडेट हारे थे, उन्होंने रिकाउंटिंग क्यों नहीं अप्लाई किया? देखिए, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से इस चुनाव में काम किया है। हमारे अपने हलके में गांव धमतान साहिब में फर्जी मशीनें भाजपा की आई, जो मेहनती और जागरूक साथी थे उन्होंने उनको वापस लौटवाया। तो इसी प्रकार से कहीं कहीं गिनती मशीनों में कुछ थी और इन्होंने बाद में कुछ और काउंटिंग दिखा दी। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने भी कोई ज़्यादा कांग्रेस के संसदीय बोर्ड ने सोनिया गांधी जी को संसदीय दल का नेता चुना है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं बधाई देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी को और पार्टी के तमाम पूरे नेतृत्व को, इंडिया गठबंधन के साथियों को भी, क्योंकि सोनिया जी का एक लंबा अनुभव है, संसदीय मामलों से परिचित हैं, संसद किस प्रकार से चलती है, उसका निर्वहन कैसे करना है, उसके बारे में सोनिया जी बड़े अच्छे से उम्मीद करता है ये देश। और हम सभी साथी उनको बधाई देते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं। ताज़ा घटना हुई है जिसमें फिल्मी अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ की जो कांस्टेबल थी उन्होंने थप्पड़ मारा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर मैं संसदीय मूल्यों की बात करूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हमारी जवान थी, बहन थी, जो उनका अपना दर्द था। एक बेटी का अपनी माँ के प्रति दर्द देखूं तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से अपना एक जो काम किया वो बनता है, क्योंकि किसी माँ को गाली अगर कोई दे तो माँ सब की बराबर होती हैं। और यहाँ पर एक माँ को प्रताड़ित करने का काम कंगना ने किया था, तो उसका उसने अपना दर्द निकाला है। इस पे ज़्यादा सा कुछ बोलने वाली सरकार भी साखियों के सारे नहीं है। एनडीए ने एक दल था, इकट्ठा चुनाव लड़ा था। एक तो भी साखी नहीं कह सकते हम, वो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े हैं, राजनीति में हमारे मित्र थे, वो अलग हमारे खिलाफ नहीं लड़काए। जो लोग हमारे खिलाफ लड़काए उनको अगर हम लेते हैं उसको भी साखी बोलते हैं। ये हमारे एनडीए के घटक दल थे और ये आए हैं और जनता ने हमारे को पूर्ण बहुमत दिया है। और आज
7:15 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो जनता ने उनको मौका दिया कि एक विकसित भारत बनाना है, भारत को एक मजबूत बनाना है, भारत को विदेशों में जो साख है वो एक अच्छी साख बनानी है। आज हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर 5वें नंबर पर है। हमारी कोशिश है इस बार तीसरे नंबर पर जाएंगे हम, अगली बार पहले नंबर पर आएंगे। तो पूरा एनडीए का जो घटक दल है वो राष्ट्रवाद की सोच को देखते हुए आज सरकार की शपथ ले रहे हैं। इसको हम ये नहीं कहते बैसाखी तो वो थी कि किसी और पार्टी के थे, अलग चुनाव लड़ा, हमने इकट्ठा चुनाव लड़ा, जनता ने हमारे को आशीर्वाद देकर, वो हमारे मित्र हैं, वो चुने हुए लोग हैं, पार्टी के हैं, वो विरोध नहीं कर रहे, अपना विचार रखने का सबको अधिकार है। अग्निवीर में क्या विरोध किया? वो पार्लियामेंट में अपनी बात तो रखेंगे, वो सरकार में है, तालमेल करके वो सरकार चलाएंगे, विरोध तो नहीं कर सकते हम इसको, अपनी बात रखना कोई विरोध नहीं होता जी। वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मारना, किसी की बेइज्जती करना ये शब्द नहीं होता, नहीं होना चाहिए था। तो विरोध कराने का ये जो तरीका था, थप्पड़ मारना, क्या सही था गलत था? क्या विरोध दर्ज कराने का जो तरीका है ये थप्पड़ मारना, विरोध कहाँ करे? उसी मारे हुआ थप्पड़ है, चलो उसकी सूझबूझ थी, में विरोध कहाँ आता है? उसको इस बात की समझ नहीं है कि एक चुना हुआ सांसद है, वो आदमी रिस्पेक्टेड आदमी होता है, एक कांस्टेबल उस पर हाथ उठावे, ये सभ्यता नहीं है उसकी। इसको विरोध कैसे कहेंगे हम? विरोध तो वो तब धरना दिया, प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी, इसमें विरोध शब्द कहाँ से आएगा? गलती की उसने, कह रहे वो अपनी कोशिश करेंगे सरकार बनाने की, करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, जोड़ तोड़ तो करना अधिकार है। जब देश के अंदर कई दल चुनका आए हैं, सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि भाई मैं सरकार बनाऊं, मैं सरकार बनाऊं, लेकिन कांग्रेस से एक मैं जरूर बात कहूँगा, कांग्रेस का अपना कोई सिस्टम नहीं। राजनीति के अंदर संख्या बल के हिसाब से सत्ता आती है। जब उनके पास संख्या नहीं है, वो लोगों को कर रहे हैं हम सरकार तोड़ेंगे, हम सरकार नहीं चलेगी। आज कांग्रेस बैठ चुकी, कांग्रेस ने कहना चाहिए मोदी जी, जनता ने आपको मौका दिया है, आप सरकार चलाइए, हम विपक्षी भूमिका निभाएंगे। जहां आप देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ जाओगे, हम उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जहां जनता के लिए और देश के लिए आप अच्छा काम करोगे, हम भी देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर सरकार कोई गलत काम करती है देश के लिए, जनता के लिए, तब विपक्ष को चिल्लाना चाहिए।